द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया बुक 2 द लायन द विच एंड द वॉर्डरोब। लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि वो चारों बच्चे मिसेस मैक्रेडी के डर से उस अलमारी में छुप जाते हैं। चैप्टर 6 इनटू द फॉरेस्ट। वो चारों उस अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर जाने की जगह नार्निया में पहुंच जाते हैं। उस बर्फ से ढके खूबसूरत जंगल को देख के पीटर लूसी से उसका विश्वास ना करने के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो सब मिलके उस जंगल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। सूजन कहती है कि उन्हें वो फर के कोट्स ले लेने चाहिए। वो चारों उन कोट्स को पहन के आगे बढ़ने का सोच ही रहे होते हैं कि एडमंड ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे वो पीटर और सूजन की तरह यहाँ पहली बार आया है। पीटर एडमंड से बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद सूजन पूछती है कि वो लोग आखिर जाएंगे कहाँ इस जंगल में, जिसपे पीटर कहता है कि जहाँ लूसी हमें ले जाए। लूसी उन सबको मिस्टर टमनस के घर ले जाती है उनसे मिलाने। मिस्टर टमनस के घर पहुंच के वो चारों देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और उनके घर की हालत ऐसी थी जैसे कि किसी ने घुसपैठ की हो। उस घर में उन बच्चों को एक लेटर मिलता है जिसपे लिखा होता है कि मिस्टर टमनस को नार्निया की रानी जेडिस से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और उस लेटर को किसी मॉग्रिम नाम के प्राणी ने साइन किया था, जो कि सीक्रेट पुलिस का चीफ है। ये सब पढ़ के वो चारों बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं। लूसी उन सबको जेडिस के बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे वो असली रानी नहीं है और बहुत बुरी है और उसी ने नार्निया में सर्दी कर रखी है। ये सब सुन के सूजन कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर लूसी कहती है कि उसी की वजह से तो मिस्टर टमनस इस झमेले में पड़े हैं, इसलिए वो लोग बिना उनकी मदद किए यहाँ से नहीं जा सकते। पीटर इस बात से अग्री करता है और फिर वो लोग आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगते हैं और तभी उन्हें मिस्टर टमनस के घर के बाहर एक पेड़ पे एक रॉबिन पक्षी दिखता है। वो एक खूबसूरत सा लाल रॉबिन था और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उन बच्चों से कुछ कहना चाहता हो। लूसी कहती है कि शायद वो रॉबिन बोल सकता हो, इसीलिए वो उस रॉबिन के पास जाके उससे पूछ ही लेती है कि क्या वो उन्हें मिस्टर टमनस के पास ले जा सकता है। वो रॉबिन कुछ नहीं कहता और पास ही के एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। वो चारों उस रॉबिन के पास जाते हैं और वो रॉबिन फिर से एक दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है। लूसी कहती है कि शायद ये रॉबिन चाहता है कि हम उसे फॉलो करें और एडमंड कहता है कि लेकिन उन लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि ये एक अच्छा रॉबिन है या बुरा रॉबिन। अगर ये भी जेडिस के साथ हुआ तो हो सकता है कि हमें एक ट्रैप में लेकर जा रहा हो। वो लोग फिर भी उसे फॉलो करते हैं और उन्हें उस रॉबिन को फॉलो करते करते आधा घंटा हो चुका था। चैप्टर 7 अ डे विद द बीवर्स। एडमंड और पीटर उस रॉबिन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो रॉबिन उड़ जाता है। ये देख के वो चारों सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और तभी उन सबके आसपास कुछ हलचल होने लगती है। वो चारों उस हलचल के कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें एक और हलचल दिखती है। लूसी कहती है कि वो कोई जानवर है। तभी पीटर कहता है कि ये एक बीवर है क्योंकि उसने उसकी पूंछ देख ली थी। वो चारों उस इधर उधर हलचल कर रहे बीवर की हरकतों को देखते हैं और फिर वो बीवर उन चारों को देख के अपने मुंह पर उंगली रख के चुप हो जाने को कहता है और उन चारों को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वो चारों हिचकिचाते हुए और सतर्कता से उस बीवर के पीछे जाते हैं। वो बीवर उन्हें एक अंधेरे कोने में ले जाके उनसे पूछता है कि क्या वो एडम और ईव के बच्चे हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। वो बीवर उन्हें कुछ सफेद चीज देता है जो कि वो रुमाल था जो कि लूसी ने मिस्टर टमनस को दिया था। वो बीवर उन्हें बताता है कि असलन नार्निया वापस आने वाला है। वो चारों असलन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, पर फिर भी जब उन्होंने उसका नाम सुना उन सब के अंदर आशा की एक लहर दौड़ गई थी। मिस्टर बीवर उन चारों को अपने घर ले गए जो कि एक छोटा सा गुफा जैसा था। उस घर में मिस्टर बीवर की बीवी थी जो कि सिलाई का काम कर रही थी। मिस्टर एंड मिसेस बीवर ने उन चारों को बढ़िया खाना परोसा। चैप्टर 8 What happened after dinner? डिनर के बाद उन चारों ने पूछा कि असलन कौन है। मिस्टर बीवर ने बताया कि असलन नार्निया का असली राजा है और एक शेर है। साथ ही में मिस्टर बीवर ने एक भविष्यवाणी के बारे में भी बताया कि जब एडम का मांस और एडम की हड्डियां कैर पैरावेल की गद्दियों पर विराजमान होंगी तो सारी बुराई निमट जाएगी। इसके अलावा वो लोग जेडिस के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे वो अपने खिलाफ बोलने वालों को पत्थर का बना देती है। साथ ही में भविष्यवाणी के बारे में सुन के पीटर पूछता है कि लेकिन जेडिस भी तो इंसान है ना, जिस पर मिस्टर बीवर उसे बताते हैं कि नहीं, वो दिखती इंसान जैसी है पर एक्चुअली में वो आधी जिन और आधी जायंट है। मिस्टर एंड मिसेस बीवर और वो बच्चे इस सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एडमंड उनके घर से गायब था। वो सब ये देख के हैरान परेशान हो जाते हैं
और मिस्टर बीवर कहते हैं कि उन लोगों को अलग अलग होकर एडमंड को ढूंढना चाहिए। मिस्टर बीवर उन सबको बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वो शायद जेडिस से मिला हुआ है। वो बताते हैं कि वो उन लोगों की आंखों में देख के बता सकते हैं जिन्होंने विच के हाथ से कुछ खाया हो। वो लूसी से पूछते हैं कि क्या एडमंड कभी नार्निया अकेला आया है, जिस पे लूसी बोलती है हाँ आया है। मिस्टर बीवर पूछते हैं कि उसने तुम्हें बताया कि उसने उस समय यहाँ क्या किया, जिस पर लूसी कहती है नहीं। मिस्टर बीवर कहते हैं कि उन्हें विच के घर जाना चाहिए, उन्हें एडमंड वहीं मिलेगा। चैप्टर 9 द विचेस हाउस। एडमंड ने विच के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें भी सुन ली थी और वो जानता था कि वो लोगों को पत्थर बना देती है, पर उस जादुई टर्किश डिलाइट की तलब के चलते उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि जेडिस उसे कुछ नहीं करेगी। बीवर्स के घर से निकल के एडमंड को ये एहसास हुआ कि वो अपना कोट तो वहीं भूल आया और अब वहां वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही में बाहर अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एडमंड उस ठंडे रास्ते से होते होते विच के घर तक पहुंच गया था। विच का घर एक छोटे से किले जैसा था। उसकी ऊंची मीनारें थीं जो कि चांद की चांदनी में चमक रही थी। एडमंड अब थोड़ा सा अपना यहाँ आने का फैसले को रीथिंक करने लगा था, पर फिर भी वो अंदर गया और जैसे ही वो उस किले के दरवाजे से अंदर गया उसने अपने आप को एक गलियारे में पाया। उस गलियारे में उसकी मुलाकात हुई एक शेर से। एडमंड उस शेर को देख के एकदम डर सा गया, पर फिर उसने ध्यान दिया कि वो शेर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एडमंड समझ गया था कि उसे विच ने पत्थर का बना रखा है, पर उसने फिर भी अपने आप को कहा कि ये बस एक पुतला है और कुछ नहीं। एडमंड आगे एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे दरवाजे की चौखट के नीचे सो रहा एक बड़ा सा भेड़िया मिला। एडमंड ने उस भेड़िए को बिना जगाए उसके बगल से निकलने की कोशिश करी, पर वो भेड़िया जाग गया और उसने पूछा कि वो कौन है। एडमंड ने उसे बताया कि वो एडम का बेटा है और रानी ने उसे यहाँ बुलाया है। उसके भाई बहन नार्निया में आ चुके हैं और अभी वो सब बीवर के घर पर हैं। वो भेड़िया एडमंड को बिना हिले डुले वहीं खड़े रहने को कहता है और उसे बताता है कि वो रानी को यह खबर देके आ रहा है। सीक्रेट पुलिस का चीफ मॉग्रिम वो भेड़िया कुछ देर बाद आता है और एडमंड को बताता है कि रानी जेडिस उसे बुला रही हैं। एडमंड अंदर जाता है और जेडिस उसे देख के गुस्से में चिल्लाती है कि वो अकेला क्यों आया है। एडमंड उसे बताता है कि वो सब बीवर के घर में है और साथ ही में वो उसे असलन के बारे में भी जो कुछ उसने सुना था वो सब भी बताता है। जिसके बाद जेडिस अपने उस बौने नौकर को बुलाकर उसे स्लेज निकालने को कहती है। चैप्टर 10 द स्पेल बिगिंस टू ब्रेक। मिस्टर बीवर ने उन चारों को एक भविष्यवाणी के बारे में भी बताया था जिसके तहत असलन के नार्निया में वापस आते ही चुड़ैल का जादू टूट जाएगा, और उन लोगों ने एडमंड को ढूंढते समय यही नोटिस किया। उन लोगों की मुलाकात फादर क्रिसमस से भी हुई जिन्होंने उन सबको बढ़िया बढ़िया तोहफे भी दिए। फादर क्रिसमस ने पीटर को एक ढाल और तलवार दी। वो ढाल चांदी के रंग की थी और उस पे एक लाल शेर बना हुआ था। उन्होंने सूजन को तीर कमान और एक हाथी दांत से बना भोंपू दिया। वो तीर कमान ऐसा था जो कि अपना निशाना कभी नहीं चूकता और उस भोंपू को मुश्किल की घड़ी बजाने से मदद आ जाती। लूसी को उन्होंने एक हीरे की शीशी दी और एक छोटा सा खंजर दिया। उस शीशी में फायर फ्लावर का जूस था जिसकी कुछ बूंदे ही किसी को भी ठीक कर सकती थी, और एक छोटा सा खंजर था लूसी की प्रोटेक्शन के लिए। चैप्टर 11 असलन इज नियरर। यहाँ इन सबको बढ़िया बढ़िया तोहफे मिल रहे थे, पर एडमंड का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रानी ने टर्किश डिलाइट की जगह उसका स्वागत सूखी ब्रेड और पानी से किया। एडमंड ने उसे देख के नाक तो चढ़ाई, लेकिन रानी के निगाहों के डर के मारे उसने उस सूखे ब्रेड के टुकड़े को चबा ही डाला। इतने में रानी का बौना बताता है कि स्लेज तैयार हो चुका है और रानी सीक्रेट पुलिस के चीफ मॉग्रिम को अपने साथियों के साथ बीवर के घर भेज देती है और उसे हुक्म देती है कि उसे वहां जो भी मिले वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। साथ ही में रानी ये भी कहती है कि अगर वहां कोई ना मिले तो सीधे स्टोन टेबल का रुख कर लेना, और अगर स्टोन टेबल पे तुम्हारी मुलाकात इंसानों से हो तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। ये सब सुन के मॉग्रिम अपने साथी भेड़ियों के साथ फर्राटे से बीवर के घर की तरफ निकल जाता है। रानी स्लेज पे बैठती है और एडमंड को भी अपने साथ ले लेती है और वेस्ट की तरफ चल देती है। एडमंड की रात उस समय एक भयंकर बुरा सपना बन चुकी थी। उसके पास कोई कोट भी नहीं था और वो बस यही दुआ कर रहा था कि ये बस कोई सपना हो और पीटर उसे जगा दे। पर वो लोग घंटों घंटों तक उस बर्फीली रात में चले और ये भयंकर बुरा सपना एक बहुत ज्यादा भयंकर बुरा सपने में तब्दील होने लगा। कुछ देर बाद रानी ने स्लेज को रुकवाया। एडमंड तो चाहता था कि वो नाश्ते की बात करेगी, पर उसने तो कुछ और ही कहा। उस रानी को दिखा कि एक मेज के इर्द गिर्द कुछ लोमड़े, कुछ गिलहरियां और कुछ सींग वाले जीव बैठे थे और स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे। उन पकवानों को देखकर एडमंड की जीभ तो लबलबाई थी और जेडिस गुस्से से उबलती जा रही थी।
उसने उन सब से पूछा कि उन्हें ये सब किसने दिया। उन सब ने बताया कि उन्हें ये सब फादर क्रिसमस ने दिया। वो रानी ये सुन के गुस्से से आग बबूला होती जा रही थी और उसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। जिस पर वो प्राणी बताते हैं कि ऐसा ही हुआ है, जिसके साथ साथ वो प्राणी जेडिस को भी थोड़ा बहुत मक्खन भी लगा देते हैं, पर वो मक्खन किसी काम नहीं आता और वो विच उन सबको अपनी छड़ी से पत्थर का बना देती है। ये सब देख के एडमंड को भी उन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उस जगह से आगे चलने के बाद उस चुड़ैल का स्लेज अजीब हरकतें करने लगता है और वो सब देखते हैं कि वो सारी बर्फ जिस पर वो स्लेज चल रहा था वो अब गायब थी। वो रानी बॉने और एडमंड को वहां से पैदल चलने को कहती है। वो उस बॉने से एडमंड को भैंस की तरह रस्सी से बांध के और शंटी से मारते हुए चलने को कहती है। वो सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सारी बर्फ पिघलती जा रही है और हर जगह खूबसूरत घास और फूलों से भरे पौधे उग रहे हैं। ये सब देख के वो बॉना कहता है कि ये तो स्प्रिंग है और ये भी कि ये सब असलन का किया धरा है और अब उस रानी की बनाई सारी सर्दी गायब हो रही है। ये सुन के जेडिस कहती है कि जो भी वो नाम अपने मुंह से लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। चैप्टर 12 पीटर्स फर्स्ट बैटल। सो दिस वाज द वीडियो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी, लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, हिंदी ऑडियो समरी पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए। और अगर आप नार्निया के भयंकर फैन बन चुके हैं तो प्लीज बुक्स को रीड कीजिए, यू विल रियली एंजॉय देम। और अगर आप उन बुक्स को मेरे दिए गए लिंक से खरीदेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में है तो मुझे बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।